Well, hello everyone. Welcome to the Layman Way, where we strive to bring the explanation of the key concepts in a very fun and engaging way. Concepts from the field of history, polity, geography, economy, and much more. And guys, we are trying to create a big impact by providing free quality education, and you can be a part of this beautiful journey by doing just few things: liking and sharing the video and subscribing to the channel. And also, we recommend you to join our Telegram group where we bring daily motivation and daily MCQs to help you master UPSC CSE. And guys, if you are watching this video, do not forget to leave a comment down below to share your progress with others so that we can motivate one another. And let's get started. So guys, welcome to the course. तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में हमने WPI और CPI के बारे में डिस्कस किया था, तो आगे बढ़ते हैं और बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि यूएस ने अपने 10 ईयर के ट्रेजरी बॉन्ड के जो यील्ड्स हैं उसमें शार्प इंक्रीज़ देखने को मिला है ना। तो इसमें कुछ बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, है ना, बॉन्ड्स क्या होते हैं, यील्ड क्या होता है, और बॉन्ड से रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बॉन्ड। बॉन्ड होता क्या है, व्हाट इज़ अ बॉन्ड? तो बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसके थ्रू बेसिकली क्या होता है, पैसा रेज करता है कोई, ठीक है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लोन बेसिकली। तो क्या मतलब है इसका? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर करना है एंड गवर्नमेंट नीड्स मनी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इशू करती है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज़ कौन करता है? हम, आप और हम जैसे लोग, हम लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर गिविंग गवर्नमेंट अ लोन इनडायरेक्टली। तो ये एक लोन है ना। लोन का मतलब क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है वर्ड कि ये एक लोन है? क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट इसको वापस करेगी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट बोलेगी नहीं 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 हम वापस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट हैज़ टू रीपे इट, और उसके ऊपर गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट देगी, या जो भी है 0 से 3%, ठीक है। जो भी यील्ड होगा बॉन्ड का वो आपको मिलेगा। तो यील्ड तो अलग बात है, बट एक कूपन रेट होता है जो आपको जो भी इंटरेस्ट रेट होगा इस पर वो मिलेगा। तो बॉन्ड्स इशू कैसे होते हैं? तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने पहले ही बता चुका हूँ बॉन्ड्स इशू कैसे होता है। कि बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड एक ऐसे, मान लो एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, ठीक है। तो बॉन्ड के पेज पे क्या होता है, उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है, ठीक है। लेट्स से इस बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपये है ना, तो ये इस एक पर्टिकुलर बॉन्ड की वैल्यू है, दैट इज़ 100 रुपीज़। दिस इज़ कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू, जो उसके फेस पे लिखी हुई है, ठीक है, जो उसके फेस पे लिखी हुई है दैट इज़ कॉल्ड अ फेस वैल्यू, ठीक है। अभी क्या होता है, ये बॉन्ड इशू होता है एट अ डिस्काउंट। तो लेट्स से मैं बॉन्ड खरीदने जा रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने जा रहा हूँ, तो ये मेरे को बॉन्ड मिल जाएगा 90 रुपये में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 90 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। फिर लेट्स से कि ये बॉन्ड का जो टेन्योर है, जो मैच्योरिटी है वो 5 साल में है। अगले 5 साल में मैं मेरे को जो ये पेपर मिलेगा मैं इसको वापस करके अपना पैसा ले सकता हूँ। तो जब मैं 5 साल बाद इसको वापस करूँगा, है ना, तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा, मेरे को 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। मेरे को 90 रुपये नहीं मिलेगा, मैं खरीदा तो 90 रुपये में, बट मेरे को मिलेगा क्या, 100 रुपीज़। सो ये जो 100 रुपीज़ है ये इसका क्या है, फेस वैल्यू है, समझ में आया? ये इसका क्या है, फेस वैल्यू है। और विद इन दिस 5 ईयर पीरियड अगर बॉन्ड में एक कोई कूपन रेट है, कूपन रेट का क्या मतलब होता है कि जैसे पीरियोडिकल इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो जैसे मान लो 100 रुपये का बॉन्ड है ना, 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, ठीक है। अभी मान लो गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको कूपन रेट देंगे 2% का, तो क्या होगा कि मंथली आपको 2% मिलता रहेगा। 2% मतलब 2 रुपये मिल जाएगा, फिर अगले साल 2 रुपये फिर मिल जाएगा। तो ये जो 2 रुपये मिल रहा है ना आपको, ये एडिशनल है। दिस इज़ इन एडिशन टू, जब आप वापस करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपने ख़रीदा 90 में था, है ना, आपको मिलेगा 100 रुपये, ये 10 रुपये तो है ही, उसके अलावा आपको ये 2 रुपये इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ कूपन रेट। समझ में आ गया? तो अभी क्या है कि बॉन्ड, समझ में आ गया क्या है? तो ये मैंने एक लोन दिया है बेसिकली किसी को। ये क्या होता है, ये एक लोन होता है जो एक इन्वेस्टर बोरोवर को देता है, ठीक है। जो एक इन्वेस्टर बोरोवर को देता है, एक लोन होता है। तो लोन होता है तो ऑब्लिगेशन है रिटर्न करने का। दूसरा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इक्विटी जो होती है, जैसे आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट। शेयर्स और बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? शेयर्स और बॉन्ड में यही डिफरेंस है कि ये जो शेयर्स होते हैं उसमें ये, दिस इज़ नॉट अ लोन, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट जो आप किसी कंपनी में कर रहे हो। अगर वो कंपनी डूब गई तो आपके पैसे डूब गए, ठीक है, ठीक है। दीज आर अनसिक्योर्ड, समझ में आया? दीज आर अनसिक्योर्ड, ठीक है। तो ये कंपनी डूब गई तो आपके पैसे डूब गए, इसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी का कि वो आपको पैसे देगी अगर
शेयर मतलब शेयर आपने खरीद रखे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पैसे देगी, ठीक है। तो बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड में ऑब्लिगेशन होता है ना, बॉन्ड में ऑब्लिगेशन होता है। इनफैक्ट अगर कंपनी को लिक्विडेट भी करते हैं, मान लो कंपनी बैंकरप्ट हो गई है ना, तो कंपनी को जब लिक्विडेट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जो पैसा मिलता है वो बॉन्ड होल्डर्स को मिलता है, ठीक है। बॉन्ड होल्डर्स को इसलिए मिलता है, बॉन्ड होल्डर्स दे गेट द फर्स्ट प्रेफरेंस ड्यूरिंग लिक्विडेशन बिकॉज उन्होंने लोन दे रखा है, ठीक है। जो बैंक्स होते हैं उनके बाद बैंक्स को वापस करती है पैसा लिक्विडेशन से, उसके बाद जो लोन होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको पैसा मिलता है, क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स आर बेसिकली उन्होंने लोन दिया है, दे आर डेटर्स टू द कंपनी, है ना, उन्होंने क्रेडिट दिया है बेसिकली, तो कंपनी उनके डेट में है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को आखिरी में मिलता है, अगर कुछ पैसा हुआ तो मिलेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखना हमेशा। इसमें कुछ टर्म्स है। पहला है फेस वैल्यू, जो मैंने बता दिया, जो फेस पे लिखा रहता है ना, जो उसके पेज पे लिखा रहता है वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड अ फेस वैल्यू। उसके बाद एक कूपन रेट होता है, कूपन रेट इज़ अ इंटरेस्ट रेट जो आपको पे होता रहता है, ठीक है, पीरियडिकली। फिर एक होती है मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट कितने टाइम बाद आप उसको वापस करके अपना पैसा वापस ले सकते हो, जैसे मान लो 5 साल है या 3 साल है, ठीक है, तो ये पैसा इतने टाइम के लिए है, टेन्योर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड मैच्योरिटी। उसके बाद एक आता है बॉन्ड यील्ड, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। व्हाट इज़ बॉन्ड यील्ड? देखो, बॉन्ड यील्ड पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, कूपन रेट जो आपको 2-2 रुपये मिल रहा था ना, दैट, ठीक है, 2% का रेट था, है ना, 2% का रेट था, वो परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्राइस, जो बॉन्ड का प्राइस है, इंटू 100, दिस इज़ कॉल्ड द यील्ड। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ कॉल्ड यील्ड। तो ये जो प्राइस होता है, ये प्राइस वेरी करता रहता है। ये प्राइस अभी के लिए हम फेस वैल्यू मान लेते हैं, जो फेस वैल्यू था ना, जो 100 रुपये का बॉन्ड था, ठीक है, जो 100 रुपये का जो लिखा हुआ था उसके फेस पे, दैट वॉज 100 रुपीज़। तो अगर हम इसको 100 रुपीज़ मान लें, है ना, और कूपन रेट हमारा 2% था, तो हमारा क्या हो जाएगा, यील्ड क्या हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा, राइट। ये 100 गया, 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपये हमारा यील्ड हो गया बॉन्ड का, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आपको और बात बताई थी कि ये डिस्काउंट पे इशू होता है ना। कभी कभार क्या होता है कि जिसमें कूपन रेट होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा डिस्काउंट पे इशू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ये प्राइस फिक्स नहीं रहता, ठीक है। तो ये प्राइस वेरी करता रहता है, ये जो 90 रुपये वाला प्राइस है ये वेरी करता रहता है, ठीक है, दिस इज ये फेस वैल्यू वेरी करती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो 100 रुपये का बॉन्ड है वो आपको महंगा भी मिल रहा हो सकता है वो आपको 120 रुपये में भी मिल रहा हो, ठीक है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 100 रुपये का है तो आपको डिस्काउंट पे ही इशू होगा, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपका यील्ड कैसे डिफाइन होता है, आपका यील्ड 2 चीज़ों पे डिफाइन होगा, क्या, एक तो कूपन रेट कितना है, ठीक है, दूसरा ये प्राइस कितना है, जो हम 90 और 100 की बात करें, ये प्राइस कितना है इंटू 100। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो बॉन्ड का यील्ड है दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा है बॉन्ड का तो यील्ड क्या होगा, यील्ड कम होगा। जो मार्केट में बॉन्ड का प्राइस है अगर वो ज़्यादा है तो यील्ड आपका कम होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखो, यील्ड होता क्या है, यील्ड होता है द फाइनेंशियल रिटर्न द ओनर ऑफ द बॉन्ड इज गोइंग टू गेट फ्रॉम द बॉन्ड एट एनी गिवन टाइम। मान लो एक बॉन्ड है ना, वो ट्रेड हो रहा है 90 रुपये में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने ये बॉन्ड खरीदा, तो मैंने ये इस ए इंडिविजुअल से ये बॉन्ड खरीद लिया, मैं बी इंडिविजुअल हूँ, मैंने ये बॉन्ड इससे ख़रीदा, इसने मेरे को 95 रुपीज़ में दे दिया ये बॉन्ड, ठीक है। और इसका फेस वैल्यू लेट से 100 रुपये है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लेट से 100 रुपये है, इसने मेरे को 95 रुपीज़ में दे दिया। अब मैं जब इसको सबमिट करूँगा फाइनली मैच्योरिटी पे, तो मेरे को 100 रुपये मिलेगा, समझ में आया। तो मेरे को जो पैसा मेरे को रिटर्न आया, जो मेरे को पैसा रिटर्न आया दैट इज़ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ मेरा यील्ड हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर मान लो ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड है लेट से, या फिर छोड़ो ज़ीरो कूपन बॉन्ड छोड़ो, अपार्ट फ्रॉम जो इंटरेस्ट रेट मेरे को मिलेगा वो तो अलग है। इसके अलावा मेरा यील्ड कितना हो गया, 5 रुपये हो गया, है ना, क्योंकि मैंने 5 रुपये कमा लिया यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, अभी आपने देखा कि ये अगर ये ए इंडिविजुअल, अगर ये ए इंडिविजुअल इसको बेचता तो कितना मिलता, 10 रुपये का डिफरेंस आता है ना। 90 रुपये वाला अगर वापस करता तो उसको 100 रुपये मिलता, तो 10 रुपये का डिफरेंस आता, तो यील्ड 10 रुपये हो जाती, ठीक है। बट अभी सिंस ये बॉन्ड जो है वो हाई प्राइस में ट्रेड हो रहा है, 95 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा है, तो यील्ड क्या हो गई, यील्ड 5 रुपये हो गई, तो यील्ड कम हो गई, समझ में आया। तो प्राइस अगर ये जो 95 रुपीज़ है, ये प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यील्ड कम हो रहा है। ये हमने फॉर्मूले में भी देखा था कि यील्ड इज कूपन रेट डिवाइडेड बाय प्राइस इंटू 100, समझ में आया। बट ये प्राइस, जैसे मैंने बताया, ये जो प्राइस होता है ये प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता है। ये जो 95 है, जो 90 है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर ये उससे ज़्यादा है, फेस वैल्यू से ज़्यादा है, मान लो 100 रुपये का फेस वैल्यू वाला बॉन्ड था, अगर जो आपका प्राइस है वो 120 रुपये है, चल रहा है मार्केट में, ठीक है, तो ये बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है ना। और अगर ये इससे कम है, जो कि 90 रुपये है, अगर मान लो ये कम है, तो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है ना, समझ में आ गया।
अगर इससे ज़्यादा है तो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, अगर प्रीमियम पे ट्रेड होगा तो यील्ड क्या होगी, यील्ड लो होगी, है ना। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है जैसे कि हमने देखा 90 रुपीज़ या फेस वैल्यू से कम हो रहा है तो यील्ड क्या होगी, यील्ड हाई होगी, है ना, समझ में आया। तो यील्ड क्या होती है, यील्ड बेसिकली टोटल रिटर्न उसको कितना मिल रहा है, टोटल रिटर्न में कूपन रेट भी आएगा जो 2 रुपये उसको मिलता चला जा रहा है, ठीक है, वो भी आएगा, और प्लस फाइनली जब वो रिटर्न करता है तो उसको मान लो 10 रुपये मिला, तो ये टोटल जो होता है ना, दिस इज कॉल्ड यील्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड यील्ड। तो उसने 95 रुपीज़ मान लो अगर इन्वेस्ट किए थे, है ना, उसके बाद उसको दो 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 करके इंटरेस्ट रेट भी मिला और फिर फाइनली उसको 100 रुपीज़ मिल गए, तो इसके लिए जो यील्ड है दैट वुड बी, ये जो 95 इसने इन्वेस्ट किया इसको हटा देंगे हम यहाँ से 5 रुपये, और ये जो कूपन मिलता रहा उसको, ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा इसका यील्ड, समझ में आ गया। द हायर बॉन्ड यील्ड ऑल्सो इनडायरेक्टली पुश अप द बोरोइंग कॉस्ट, है ना, ये समझ में आ गया। ये क्या बोल रहा है कि अगर बॉन्ड यील्ड हाई है, बॉन्ड यील्ड अगर हाई है तो बोरोइंग कॉस्ट कंपनीज़ के लिए ज़्यादा होगा एज वेल एज इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा। दिस रिड्यूसेस द अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड्स एंड डायरेक्टली अफेक्ट्स द रिटेल बोरोवर, समझ में आया। जो अब देखो मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे यील्ड बहुत हाई है, मतलब अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एक इशू करती है और एक प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स इशू करते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशन होती है वो भी बॉन्ड्स इशू करती है, उनको पैसा रेज करना होता है तो वो भी बॉन्ड्स इशू करती हैं, है ना, उनको लोन लेना है मार्केट से तो क्या करेंगे, बॉन्ड्स इशू करेंगे। अब मान लो मेरे को गवर्नमेंट बॉन्ड में बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, तो मैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँगा ना, मैं प्राइवेट में क्यों इन्वेस्ट करूँगा, समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि यहाँ पे यील्ड हाई है तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, जहाँ पे मेरे को रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, जहाँ पे मेरे को यील्ड अच्छी मिलेगी वहीं मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर यील्ड हाई होती है, इफ़ द बॉन्ड्स आर हैविंग अ हायर यील्ड, समझ में आया, इफ़ द बॉन्ड्स आर हैविंग द हायर यील्ड, तो क्या होता है, प्राइवेट जो बोरोवर्स होते हैं, जो कंपनीज होती है, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा इस पर, है ना, उनको और ज़्यादा कूपन रेट देना पड़ेगा तभी वो पैसा रेज कर पाएंगे। तो इससे क्या हुआ, बोरोइंग की जो कॉस्ट है, बोरोइंग की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है ना, बोरोइंग की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो इससे क्या होगा, ये लोग पैसा नहीं उठा पाएंगे मार्केट से। क्योंकि मैं तो यार हमेशा कभी भी अगर मेरे को इन्वेस्ट करना होगा तो मैं हमेशा अपनी सिक्योर मेंटालिटी क्या रहता है, हमेशा सिक्योर जगह इन्वेस्ट करो ताकि पैसा जाए ना, स्पेशली मनी के मैटर्स में, तो है ना। तो इस वजह से क्या होगा, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करूँगा, मैं प्राइवेट में नहीं करूँगा, तो इससे क्या हो जाएगा, प्राइवेट वाले को पैसा रेज करने में दिक्कत आएगी, है ना। प्राइवेट फर्म्स अगर पैसा रेज नहीं करेंगी, अगर एक्सपैंड नहीं करेंगी, है ना, अगर एक्सपैंड नहीं करेंगी तो क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स हिट होंगे, वो एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तो प्रॉफिट हिट्स होंगे, प्रॉफिट हिट होंगे तो क्या होगा, जो उनमें जिन इन्वेस्टर्स ने उनमें इन्वेस्ट कर रखा होगा उनको यील्ड कम मिलेगी, है ना, यील्ड कम मिलेगी। तो यही सब दिक्कतें आती हैं, है ना, राइट। फिर एम्प्लॉयमेंट भी ये कम जनरेट करेगा, जब उसको कमाई नहीं हो रही तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेगा, राइट। तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, समझ में आया। तो ये हो गया। अब इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, देखो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, यूएस की जो बॉन्ड यील्ड बढ़ गई उससे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उससे इंडिया में ये इम्पैक्ट आएगा कि जितने भी यूएस के इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इंडिया के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, वो लोग क्या करेंगे, अब वो इंडिया से पैसा निकाल के अब क्या करेंगे, यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया में वो वापस चला जाएगा, ठीक है, वापस चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, डॉलर, ये लोग निकालेंगे पैसा डॉलर में, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, तो डॉलर इकोनॉमी से कम होगा, डॉलर इकोनॉमी से कम होगा तो क्या होगा, रुपीज़ का हमने देखा था डेप्रीशिएशन होता है ना, हमने ये बैलेंस देखा था, हमने एक बैलेंस देखा था ना जिसमें यहाँ पे डॉलर था, यहाँ पे रुपये था, हमने देखा था अगर हम डॉलर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सीसॉ ऐसा हो जाएगा, तो रुपये डिक्रीज़ हो जाएगा, है ना, डॉलर ऊपर हो जाएगा क्योंकि डॉलर की स्कैर्सिटी हो जाएगी, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, डेप्रीशिएशन ऑफ रुपी का प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बाहर के लोग जब ज़्यादा अच्छा यील्ड दे रहे हैं तो, और बाकी कंपनीज मान लो गवर्नमेंट को अगर पैसा रेज करना है तो क्या होगा, उसको और हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है उससे तो ऊपर ही पे करना पड़ेगा तभी कोई इन्वेस्ट करेगा, है ना। तो उससे क्या हुआ, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई, समझ में आया। फिर अगले पे आते हैं, अगला कंसेप्ट आता है, अगला कंसेप्ट क्या है, जीसैप मैंने पिछले लेक्चर में भी बात किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एजुकेशन एक्यूजेशन प्रोग्राम, जिसमें मैं ये बात कर रहा था कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जो रेट हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो रेट हैं उसको लो करने की कोशिश कर रही है, राइट, इंटरेस्ट रेट लो करने की कोशिश कर रही है ताकि बोरोइंग कॉस्ट कम हो, है ना, गवर्नमेंट पैसे ईजिली उठा पाए। तो उसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एजुकेशन एक्यूजेशन प्रोग्राम लाया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्यूजेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो इससे पहले आप ओएमओ समझ लो, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, आरबीआई इसमें क्या करता है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट से लेता है,
फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाहर बेच देता है पब्लिक में, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच भी देता है और फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता भी है, दोनों ऑपरेशन होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेचता है, ठीक है। इट इज़ बोथ सेलिंग एंड बाइंग, ठीक है, सेल भी करता है और बाय भी करता है, ठीक है। तो लेट से आरबीआई क्या कर रहा है अभी, लेट से आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले ली, या फिर चलो पब्लिक से ही ले ली, गवर्नमेंट से क्या ली, मान लो पब्लिक से ही ले ली, ठीक है, पब्लिक से ली और पब्लिक को बेच रहा है अब, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ऑपरेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, समझ में आया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, इतना समझ में आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट में ऑपरेशन करता है, ओपन मार्केट में बेचता है और खरीदता है, दैट इज़ कॉल्ड OMO। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम क्या है, वो भी सिमिलर टाइप का ही है, OMO ही है, बट इसमें क्या होता है, जो आरबीआई है वो अपफ्रंट कमिटमेंट कर देता है कि हम 5 मार्च को, लेट से कोई पर्टिकुलर डेट को, हम 1000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, ठीक है। ये पूरा डिफाइन हो जाता है कि हम 1000 करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेंगे, बहुत ही फिक्स हो जाता है, ये समझ में आया, बिल्कुल बता देता है कि हाँ 100,000 करोड़ का हम बेचेंगे, ठीक है। जबकि OMO में क्या होता है, OMO बहुत ही पीरियोडिक होता है। OMO हो सकता है कि मान लो अभी पैसा चाहिए, मान लो अभी पैसा चाहिए, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने इस महीने ही एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ऑप्शन इशू कर दिया, ठीक है। फिर हो सकता है अगले महीने ज़रूरत हो तो फिर अगले महीने इशू कर दिया, कोई कमिटमेंट नहीं होता यहाँ पे आरबीआई की करेंगे इस महीने की नहीं करेंगे। जीसैप में क्या है, जीसैप में अपफ्रंट कमिटमेंट है, ठीक है, टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द बॉन्ड मार्केट, समझ में आया। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जैसे मैंने बताया, आरबीआई पीरियोडिकली परचेसेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स को पीरियोडिकली परचेज करती है मार्केट से, है ना, और सेल करती है, दैट इज OMO। जबकि जीसैप में क्या होता है, देयर इज एन अपफ्रंट कमिटमेंट बाय द सेंट्रल बैंक टू द मार्केट्स दैट इट विल परचेज बॉन्ड्स वर्थ अ स्पेसिफिक अमाउंट, है ना, मान लो उसने बोला कि हम 1000 करोड़ के बॉन्ड मार्केट से खरीदेंगे, तो दिस इज एन अपफ्रंट कमिटमेंट, ठीक है। तो दोनों लगभग सेम ही है, बस ये है कि जीसैप जो है उसमें अपफ्रंट कमिटमेंट होती है आरबीआई की, बाकियों में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं। व्हाट इज़ कैपिटल गेन्स टैक्स, व्हाट इज़ अ कैपिटल, कैपिटल ही आप पहले बताओ, व्हाट इज़ अ कैपिटल। कैपिटल कोई भी ऐसा एसेट होता है जो हम होल्ड करते हैं, जैसे कि मान लो शेयर्स हो गए जिससे हम अपना वेल्थ जनरेट करते हैं, शेयर्स हो गए, हाउस हो गया हमारा, ठीक है, हाउस हो गया, ये सब मशीनरी हो गई, राइट, मशीनरी हो गई, स्टॉक्स वगैरह तो बता ही दिया, है ना। तो दीज आर कैपिटल जिससे हम जिससे हम कैपिटल मतलब ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिससे हम और पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका अच्छे से डेफिनेशन देख लेते हैं। कैपिटल गेन्स का डेफिनेशन नहीं है क्या इसमें, देखो कैपिटल गेन्स ट्रीटमेंट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट्स सच एज, चलो ये बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है। पहले हम ये देख लेते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है, मान लो आपने घर खरीदा हुआ है, ठीक है, आपने घर खरीदा लेट से 10 लाख रुपए में, फिर 4 साल बाद इस घर का वैल्यू लेट से 1 करोड़ रुपए हो गया, ठीक है। तो ये जो घर है ये आपका कैपिटल एसेट है, राइट, दिस इज योर कैपिटल एसेट। देखो एक होता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज बेसिकली जो मनी होता है, दैट इज कैपिटल, उसी को कैपिटल बोलते हैं हम। मैं जो बात कर रहा था मैं बात कर रहा था कैपिटल एसेट की, ठीक है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट कैपिटल एसेट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैं कर रहा था, बट जिनको कन्फ्यूजन है कि कैपिटल को कैपिटल एसेट कैसे बोल दिया, तो मैं बता रहा हूँ, हम जो बात कर रहे थे हम कैपिटल एसेट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो घर है, जैसे मैंने बताया, ये जो घर है दिस इज़ अ कैपिटल एसेट, राइट, दिस इज़ अ कैपिटल एसेट। इसमें आपने पैसा लगाया, इसमें आपने कैपिटल लगाया और इस एसेट को एक्वायर किया है, तो दिस इज कॉल्ड अ कैपिटल एसेट। मान लो आपने 10 लाख का लिया था और 4 साल बाद इसका वैल्यू हो गया 1 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जब ये 1 करोड़ रुपए का हो गया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का हो गया, तो इसमें क्या हुआ, इस कैपिटल का, ये जो आपके पास कैपिटल था उसका वैल्यू बढ़ गया, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू बढ़ गया, है ना। तो इसमें एप्रिशिएशन आया ना, मान लो अब इसको मैं बेच देता हूँ, आई सेल दिस, तो मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो गेन हुआ है ना, ये 10 लाख से 1 करोड़ का जो आपने गेन कर लिया है, ये एक सॉर्ट ऑफ इनकम हो गया है आपके लिए, समझ में आया। आपने इन्वेस्ट तो 10 लाख ही किया था, राइट, बट आपको मिला कितना, 1 करोड़। तो ये जो डिफरेंस है 1 करोड़ माइनस 10 लाख, दिस इज़ योर इनकम एक्चुअली, राइट, दिस इज़ योर इनकम, ठीक है। तो इस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ये जो टैक्स होता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। जब भी कोई कैपिटल एसेट भले ही वो आपका घर हो, चाहे वो आपने स्टॉक्स ले रखे हों, ठीक है, चाहे वो आपने कोई मशीनरी ले रखी हो, ठीक है,
इनको जब आप बेचते हो, इनका वैल्यू बढ़ा के बेचते हो, तब जो डिफरेंस आता है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। मतलब जो आपका कैपिटल अप्रिशिएट हो गया है वैल्यू में, है ना, उसको जब आप बेचते हो जो अप्रिशिएटेड वैल्यू होती है उस पर जो टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, समझ में आया? द टैक्स डजेंट अप्लाई टू अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपने बेचा नहीं है, भले ही आपका जो घर था वो पहले 10 लाख का था, आज वो 1 करोड़ का है, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। जब तक आप इसको बेचते नहीं हो, है ना, तब तक आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाओगे तो ये बोलेंगे कि शेयर्स को, जो भी आप शेयर्स वेयर्स रखते हो, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। क्यों लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड करना चाहिए भाई? वाई वी शुड होल्ड देम लॉन्ग टर्म? क्योंकि आपका जब तक आप बेचते नहीं हो तब तक आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली खरीदते हो या बेचते हो, मान लो मैंने आज ही एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, और आज ही एक मतलब लेट्स से कल बेच दिया, या फिर 1 साल बाद बेच दिया, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद मैंने बेच दिया, ठीक है, 1 साल बाद मैंने वो स्टॉक बेच दिया, राइट, तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर मैं खरीदूंगा, फिर मैं बेचूंगा, तो मैं क्या बार बार टैक्स पे करूँगा ना? ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस इज़ अ बैड थिंग, क्योंकि मेरा टैक्स बहुत ज़्यादा जा रहा है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक स्टॉक को ले लूँ और मैं स्टॉक को लेट्स से 5 साल के लिए होल्ड कर लूँ, ठीक है, उस 5 साल में उस कंपनी का भी अप्रिसिएशन होगा या जो भी होगा, राइट, तो फिर जब मैं बेचूंगा तो क्या होगा, एक ही बार लगेगा, इंस्टेड ऑफ 5 बार लगने से एक ही बार टैक्स लगेगा। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही बता रहा हूँ, और इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। तो अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट पे नहीं होता है। सो स्टॉक शेयर्स दैट अप्रिशिएट एवरी ईयर विल नॉट इनकर कैपिटल गेन्स टैक्स अंटिल दे आर सोल्ड, नो मैटर हाउ लॉन्ग दे आर हेल्ड, है ना। ये मैटर नहीं करता कितने टाइम तक है, ये मैटर करता है कि आपने बेचा है कि नहीं बेचा है, ठीक है। कैपिटल गेन्स जो है इट ओनली अप्लाइज टू कैपिटल एसेट्स, सिर्फ कैपिटल एसेट्स के लिए ही है, जैसे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, है ना, ज्वेलरी हो गई, कॉइन्स हो गए, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। In it applies only to transactions which are capital in nature, that is they result in change of asset or liabilities। समझ में आया? समझ में आया? जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन जो कैपिटल टाइप के होते हैं, जैसे जिसमें या तो आपका एसेट्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हों, है ना, एसेट्स या बढ़ रहे हों या डिक्रीज़ हो रहे हों, या लाइबिलिटी कम या बढ़ रही हो, ठीक है, लाइबिलिटी कम या बढ़ रही हो, दैट इज़ कॉल्ड ऐसा कोई ट्रांजेक्शन इट्स कॉल्ड अ कैपिटल ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने घर खरीदा, है ना, तो मैंने जब घर खरीदा तो ये मेरा एक एसेट हो गया घर, राइट, इसका वैल्यू अप्रिशिएट होगा तब मैं इसको बेच दूंगा, दिस इज कॉल्ड अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने घर खरीदा, घर खरीदने का जो ट्रांजैक्शन है दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैपिटल गेन्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल टू एन इनहेरिटेड प्रॉपर्टी एज देयर इज नो सेल, है ना, जब तक आप वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को सेल नहीं करो तब तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। जस्ट अ मिनट, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक आता है जैसे जो एक आता है शॉर्ट टर्म। देखो दो टाइप के कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, टर्म मतलब टाइम कितना है, शॉर्ट टर्म मतलब जो छोटे ड्यूरेशन के लिए रखे जाएँ, लॉन्ग टर्म मतलब जो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रखे जाएँ। तो जनरली क्या होता है, इसमें 36 मंथ का टाइम होता है। 36 मंथ से ऊपर अगर आप हेल्ड कर रहे हो कोई एसेट तो वो लॉन्ग में आ जाता है, 36 से कम में कर रहे हो तो वो शॉर्ट में आ जाता है। फिर इसमें थोड़ा और सेग्रीगेशन है, ठीक है। अगर जैसे हाउस वगैरह या इन सब की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसके लिए 24 मंथ्स है, यही लिमिट 36 वाली, ठीक है। तो यही है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होता है वो कब लगता है, व्हेन एन एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स और लेस। शॉर्ट टर्म लगता है फॉर 36 मंथ्स और लेस, ठीक है, और 36 मंथ से ऊपर हो तो वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब ये जो 36 मंथ्स वाला है इसको रिड्यूस कर दिया था, कितना हो गया था, ये 24 मंथ्स कर दिया गया था। किसके लिए? जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, हाउस प्रॉपर्टी है, इन सब के लिए इसको क्या कर दिया गया था, इन सब के लिए इसको 24 मंथ्स कर दिया गया था, है ना। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करते हैं, अगर तो 36 महीने से ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। समझ में आ गया? तो ये था कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट पे आते हैं, इक्वलाइजेशन लेवी। व्हाट इज़ एन इक्वलाइजेशन लेवी? क्या है इक्वलाइजेशन लेवी? तो जैसे मान लो आप जैसे फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक क्या है, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर इस्टेब्लिश्ड है ना, यूएस की कंपनी है फेसबुक। तो आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो तो कुछ कुछ स्पॉन्सर्ड एड्स आते हैं, राइट, कुछ कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आते हैं ना। तो वो एड्स क्या होते हैं, वो एड्स रन होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक ब्रांड हूँ, ठीक है, मेरे को अपना रीच बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं फेसबुक पे ऐड चलाऊँगा। तो मैं फेसबुक पे ऐड जब चलाऊँगा तो मैं फेसबुक पे जब एड्स चलाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं फेसबुक को पैसे दूंगा, है ना, मैं फेसबुक को पैसे दूंगा एड्स चलाने के। मान लो मैंने 1000 रुपये दिए फेसबुक को, तो ये फेसबुक का एक इनकम ही तो है एडवर्टाइजमेंट से, है ना। तो
अब ये लोग क्या करते थे, फेसबुक वाले लोग बोलते थे कि भाई हम इसका टैक्स यूएस में पे करेंगे, है ना, हम इंडिया में नहीं पे करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी लगाया। इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है, व्हाट इज़ इक्वलाइजेशन लेवी? इक्वलाइजेशन लेवी वो होता है जो भी इनकम इन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज से आ रही हैं, राइट, जो भी इनकम, जस्ट अ मिनट, जो भी इनकम ये इसकी एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज से आ रही हैं उस पर टैक्स लगता है। बट इसमें कुछ मतलब लिमिट्स हैं, थ्रेशोल्ड है कि अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम आ रहा है इनका वो 1 लाख साल से ज़्यादा होगा तब इसके ऊपर 6% टैक्स लगेगा, ठीक है। जो 6% टैक्स है इट इज़ कॉल्ड इक्वलाइजेशन लेवी। ये ध्यान रखना, इट इज़ नॉट एन इनकम टैक्स, ये ध्यान रखना, ये जो 6% टैक्स लग रहा है इट इज़ नॉट इन द कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स, इट इज़ एन इक्वलाइजेशन लेवी। ये डिफरेंट टर्म है इनकम टैक्स से, ठीक है। तो जो भी बाहर इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज होती हैं, ये दूसरा पॉइंट ये याद रखने वाला है कि ये किस कंपनीज पे लगता है, जो बाहर इनकॉर्पोरेटेड है ना, फॉरेन कंपनीज़ पे, जो फॉरेन जिनका ओरिजिन है। इंडिया वाली कंपनीज़ पे ये नहीं लगता है, ठीक है, ये इंडिया वाली कंपनीज़ पे नहीं लगता है, ठीक है। अगर मान लो मैं आज एक कंपनी ई कॉमर्स की खोल रहा हूँ, ई कॉमर्स की कोई कंपनी खोल रहा हूँ, ठीक है, या फिर कोई सोशल मीडिया बना रहा हूँ मैं इंडिया में ही, ठीक है, और उसके एड्स के थ्रू मैं वो कर रहा हूँ, तो उस पर नहीं लगेगा ये लेवी, ठीक है, क्योंकि मैं तो इनकम टैक्स पे करूँगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो इन इंडिया 6% लगा हुआ है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, ठीक है। किसके लिए होता है ये? डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जो पेमेंट्स जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट से आते हैं, किन कंपनीज़ के लिए? नॉन रेजिडेंट कंपनीज़, है ना, जिनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, जैसे फेसबुक हो गया, राइट, अमेज़ॉन हो गया, ठीक है। अमेज़ॉन तो चलो ई कॉमर्स हो गया, अब ई कॉमर्स के लिए भी कर दिया है इन्होंने, पहले सिर्फ ये इन्हीं के लिए था, फेसबुक वगैरह, गूगल वगैरह, ठीक है, फेसबुक गूगल इन सब के लिए था पहले ये इक्वलाइजेशन लेवी, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी ई कॉमर्स के लिए भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। बट ई कॉमर्स के लिए क्या है, ई कॉमर्स रिसेंट बजट में हुआ है, ई कॉमर्स जितने भी ई कॉमर्स हैं, है ना, वहाँ पे भी एड्स आते हैं, अमेज़ॉन पे भी देखा होगा आपने, एड्स आते हैं स्पॉन्सर्ड और ये सब। ई कॉमर्स वालों के लिए ये 2% रखा गया है, ठीक है। इनके लिए क्या था, इनके लिए 6% रखा गया है, समझ आ गया। तो अगर इनका इनकम इन सर्विसेज से 1 लाख से ऊपर पहुँच जाता है, तो 1 लाख से ऊपर जब पहुँच जाता है तो इस पर इक्वलाइजेशन लेवी लगता है। 2020-21 में इसको ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए भी इंक्लूड कर दिया गया और 2% प्लस सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? सिंपल है, राइट, जस्ट अ मिनट, सिंपल है, ठीक है। फाइनेंस बिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। रॉयल्टी और जो फीस है टेक्निकल सर्विस के लिए उसको एक्सक्लूड किया गया है ना। जो इंडियंस हैं, अगर इंडियंस कोई चीज़ होल्ड कर रहे हैं तो उन पर ये लेवी नहीं लगता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया, इट इज़ ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट कंपनीज। ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स, online provision of services will include online activities like acceptance of offer for sale, placing of purchase orders, acceptance of purchase of order। ये डिफाइन किया गया है कि जो ऑनलाइन सेल है वो क्या, उसका मतलब क्या है, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखो कि क्या होता है इक्वलाइजेशन लेवी और क्यों लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।